क्या सरकार किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए जेल में डाल सकती है? या क्या देश में बोलने की पूरी आज़ादी है या उसकी भी कुछ सीमाएं हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी के बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएं, तो न्याय के लिए दरवाजा कहाँ खटखटाया जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है। बिल्कुल। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं YouTube चैनल अर्थशास्त्र, जहां हम वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक विषयों को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारतीय संविधान के भाग 3 पर बात करने वाले हैं। मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों को और इनके ऐतिहासिक सफर को समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। इन्हें अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि मौलिक अधिकार किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है। सही कहा आपने। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं। मेरा मतलब है ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चुनी हुई सरकार सत्ता के नशे में तानाशाह न बन जाए। और ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ना, इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1215 वाला इतिहास। बिल्कुल। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन को वहां के सामंतों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। वो अधिकारों का पहला लिखित घोषणा पत्र था। तब से दुनिया में जहां भी अधिकारों की बड़ी घोषणा होती है उसे मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो दुनिया भर के बेहतरीन मॉडल्स का अध्ययन किया था। इसमें अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स और फ्रांसीसी क्रांति का घोषणा पत्र सबसे अहम थे। हाँ, और अगर इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो लोकतंत्र में इन अधिकारों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये व्यक्तियों के शासन की जगह कानून के शासन को स्थापित करते हैं। मतलब ये नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता को बचाते हैं। देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें हाँ। तो एक और दिलचस्प पैटर्न दिखता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखें, जो काफी नया है, वहां सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बहुत जोर है। वो उनके रंगभेद के इतिहास का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। जबकि भारत के संविधान का भाग 3 मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित है। सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। लेकिन इन अधिकारों को समझने से पहले एक बुनियादी सवाल आता है। हाँ, मैं वही कहने वाली थी। संविधान पढ़ते हुए ये राज्य या स्टेट शब्द बार बार आता है। आम बोलचाल में तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे प्रांतों से होता है। हाँ, पर अनुच्छेद 12 के तहत इस राज्य का दायरा बहुत बड़ा है और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से इसी राज्य की शक्ति के खिलाफ मिले हुए सुरक्षा कवच हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या-क्या आता है? इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायतें, नगर पालिकाएं और यहाँ तक कि ONGC या LIC जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब सरकार का कोई भी अंग या उसके नियंत्रण में काम करने वाली संस्था राज्य कहलाएगी। तो अगर कोई संस्था सरकारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है तो वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। पर अगर न्यायपालिका की बात करें तो? हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब अपना न्यायिक कार्य कर रही होती है तो वो इस राज्य की परिभाषा में नहीं आती। अच्छा, चलिए, राज्य की परिभाषा तो तय हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के अधिकारों को ही कुचल दे तो क्या होगा? यहीं पर अनुच्छेद 13 एक ढाल बनकर सामने आता है। ये न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। मतलब कोई भी ऐसा कानून या नियम जो मौलिक अधिकारों से टकराता है उसे अदालत अमान्य कर सकती है। बिल्कुल, शून्य या वॉइड माना जाएगा। ये सरकार की विधायी शक्तियों पर लगाम कसता है। और इसी को लागू करने के लिए अदालतें पृथकनीयता के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करती हैं। मैं इसे एक सेब के उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, वो सेब वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए एक सेब है जिसका एक छोटा सा हिस्सा खराब हो गया है, तो हम पूरा सेब कचरे में नहीं फेंकते। सिर्फ खराब हिस्सा काटकर अलग कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक वैसे ही अगर संसद कोई कानून बनाती है और उसका सिर्फ एक हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत पूरे कानून को रद्द नहीं करती, वो सिर्फ उस खराब हिस्से को हटा देती है। हाँ, बशर्ते वो हिस्सा बाकी कानून से अलग किया जा सके। अगर पूरा कानून ही अधिकारों के खिलाफ है तो उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया जाता है। तो ये तो हुई राज्य और कानून की सीमाएं।
अब सीधा उन 6 मौलिक अधिकारों की तह में चलते हैं। शुरुआत होती है समानता के अधिकार से, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका मूल विचार यही है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो एक सवाल अक्सर बहसों में उठता है। मैं सोच रही थी कि अगर कानून के सामने सब बराबर हैं, तो फिर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब समानता की गहरी समझ में छिपा है। देखिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा अंधा बर्ताव किया जाए। मतलब जो लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं, उन्हें सुविधा संपन्न लोगों के साथ एक ही दौड़ में खड़ा करना, वो तो अपने आप में एक असमानता होगी ना। इसीलिए अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को ये ताकत देते हैं कि वो पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें, जिसे दुनिया भर में अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कदम कहा जाता है। बिल्कुल, ये समानता के खिलाफ नहीं है, बल्कि असली समानता हासिल करने का एक औजार है। और इसी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 भी शामिल है, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। इसने छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया है। और ये उन गिने चुने अधिकारों में है जो निरपेक्ष हैं। मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है, किसी भी हालत में छुआछूत सही नहीं ठहराई जा सकती। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। खैर, जब समानता आ जाती है तो अगली जरूरत स्वतंत्रता की होती है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 तो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें 6 तरह की आज़ादी है: बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ बनाने की, पूरे देश में कहीं भी घूमने, बसने और व्यापार करने की आज़ादी। आज के डिजिटल युग में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अहम हो गई है। सोशल मीडिया पर विचार रखना, सरकार की आलोचना करना, ये सब अनुच्छेद 19 का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन ये आज़ादी असीमित नहीं है। वही मैं कहने वाली थी। अक्सर हम देखते हैं कि तनावपूर्ण स्थितियों में इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। और यही वो बारीक रेखा है। संविधान निर्माता जानते थे कि असीमित आज़ादी अराजकता में बदल सकती है, इसलिए उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तय किए गए हैं। मतलब देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो तो रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल, इंटरनेट शटडाउन जैसे सख्त कदम इसी सार्वजनिक व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए होते हैं। आपकी आज़ादी दूसरों के अधिकार खतरे में नहीं डाल सकती। इसी स्वतंत्रता वाले हिस्से में अनुच्छेद 21 आता है। मुझे लगता है इसे संविधान की धुरी कहा जा सकता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हाँ, ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। शुरुआत में इसका दायरा बहुत संकीर्ण पड़ा, लेकिन समय के साथ न्यायपालिका ने इसे बहुत विस्तार दिया है ना? जी बिल्कुल। जीवन जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना। आज इसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यहाँ तक कि अच्छी सेहत का अधिकार भी जुड़ गया है। बढ़ते प्रदूषण पर अदालतें अक्सर इसी अनुच्छेद का हवाला देकर सरकारों को फटकार लगाती हैं। और देखिए, गरिमापूर्ण जीवन तभी संभव है जब इंसान का शोषण न हो। सही कहा। और यही हमारा अगला अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। मानव तस्करी या बेगार, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना, इन पर सीधा प्रहार है। आज भी ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूरी के जो मामले आते हैं, वो सीधे तौर पर अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 24 तो बच्चों के लिए है। हाँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने या खदान में काम करने से रोकता है। ये आने वाली पीढ़ियों का बचपन सुरक्षित करने का वादा है। इसके बाद बात आती है आस्था और विश्वास की। भारत जैसे बहुधर्मी देश में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। लेकिन धर्म के प्रचार को लेकर समाज में बहुत बहस होती है। बिल्कुल होती है। अनुच्छेद 25 धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन इसकी एक बहुत स्पष्ट सीमा है। क्या इसमें धर्म बदलने का अधिकार भी शामिल है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है, और अगर कोई स्वेच्छा से उसे अपनाता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन धोखे, लालच या जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एकदम सही।
बलपूर्वक धर्मांतरण दरअसल सामने वाले की धार्मिक आजादी का हनन है। इसीलिए राज्य जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बना सकता है। और इसी धार्मिक ताने बाने से जुड़ता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग की संस्कृति तो सुरक्षित रहती है, पर असली परीक्षा अल्पसंख्यकों की संस्कृति बचाने की है। हाँ, यह अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा और लिपि को सहेजने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 के तहत वो अपने शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। हम देखते हैं कई भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल, कॉलेज चलाते हैं ताकि उनकी पीढ़ियां जड़ों से जुड़ी रहें। ये भारत की उसी सतरंगी चादर को बचाने का प्रयास है। तो अब तक हमने 5 अहम अधिकार खंगाल लिए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर सरकार ने पुलिस या किसी और तरीके से ये सारे अधिकार छीन लिए और न्याय मांगने का कोई रास्ता ही ना छोड़ा तो ये सारे अधिकार सिर्फ कागजी वादे रह जाएंगे। और यही एंट्री होती है छठे और सबसे शक्तिशाली अधिकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये हर नागरिक को ताकत देता है कि अगर उसके अधिकारों का हनन हो तो वो निचली अदालतों में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह की विशेष रिट्स जारी करने की ताकत है। इसमें सबसे चर्चित है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। हाँ, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है तो परिवार अदालत जा सकता है। अदालत इस रिट के जरिए पुलिस को आदेश देती है कि उस बंदी को तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर हिरासत गैर कानूनी साबित हुई तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत बड़ा हथियार है। इसके अलावा परमादेश और अधिकार पृच्छा जैसी रिट्स भी हैं जो अधिकारियों को अपनी सीमा में रखती हैं। देखिए, अधिकार कागज पर तो लिख दिए गए, लेकिन इनका असली परीक्षण अदालतों में हुआ है। जब भी सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने दिशा बदल दी। सबसे पहला नाम तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ही आता है। वो दौर बहुत नाटकीय था। संपत्ति के अधिकार और भूमि सुधार को लेकर जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या संसद के पास इतनी असीमित शक्ति है कि वो संविधान में कुछ भी, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी पूरी तरह बदल सकती है। और इसके लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी ना? हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी बेंच। 68 दिनों तक सुनवाई चली और फिर 7-6 के बहुत करीबी बहुमत से फैसला आया। और उस फैसले ने हमें मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि संसद सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, इन्हें कोई संसद नहीं बदल सकती। ये न्यायपालिका का मास्टर स्ट्रोक था। ऐसा ही एक और दिलचस्प मामला 1978 का मेनका गांधी बनाम भारत संघ है। मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने अचानक जब्त कर लिया था और कारण भी नहीं बताया। सरकार का तर्क था कि पासपोर्ट एक कानून के तहत जब्त किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की पूरी व्याख्या ही बदल दी। अदालत ने कहा कि महज किसी कानून का पास हो जाना काफी नहीं है, उस कानून को न्यायपूर्ण और उचित या ड्यू प्रोसेस के तहत होना चाहिए। और इसी फैसले ने बताया कि जीवन जीने का मतलब गरिमा और सम्मान के साथ जीना है। आज विदेश यात्रा भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसके बाद 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला भी बहुत अहम है। इसमें अदालत ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान का आधार बताया। और ये भी दोहराया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है। संसद खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। तो इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों और अनुच्छेदों पर चर्चा करने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि मौलिक अधिकार एक जीवंत दस्तावेज है। ये आम नागरिकों की आज़ादी और गरिमा की ढाल है। ये एहसास दिलाते हैं कि सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। हालांकि ये पूर्ण या असीमित नहीं है, इन पर उचित पाबंदियां हैं। लेकिन अंत में जब कोई नागरिक सिस्टम के सामने कमजोर पड़ता है तो यही अधिकार उसे न्याय की आवाज उठाने की ताकत देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन क्या हम सच में अपने अधिकारों को जानते हैं?